Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers। यदि आपको मेरा ये बेहतरीन नोट्स पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। हमारा अगला टॉपिक है लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। इस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। एनी बेसेंट तथा तिलक के अथक प्रयास के द्वारा इस अधिवेशन में सूरत अधिवेशन के द्वारा जो दूरियां पैदा हुई थीं कांग्रेस के बीच, उसको समाप्त करते हुए नरम दल तथा गरम दल को पुनः मिला लिया जाता है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता आए थे उनको ये सुझाव दिया गया था कि जितना ज़्यादा हो सके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जाए। ये कार्यकर्ता जिस ट्रेन से आए थे, जिस बोगी में बैठे थे, उस डिब्बे का नाम कांग्रेसी बोगी या होमरूल लीग बोगी नाम दिया गया था। इसी समय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। पहली बार कांग्रेस के मंच से मुसलमानों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया जाता है। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि इस अधिवेशन में मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार और महत्व प्रदान किया जा रहा है। इस पर बाल गंगाधर तिलक बोलते हुए कहते हैं कि चाहे मुसलमानों को अधिकार प्रदान किया जाए, चाहे ब्राह्मणों को अधिकार प्रदान किया जाए, चाहे राजपूतों को, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य तो तीसरी शक्ति से निपटना है जो कि हमारे बीच दूरियां पैदा करती है। गांधी जी इस लखनऊ अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिए थे और जब उनसे पूछा गया कि आप किसी पार्टी की सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस या किसी पार्टी की नीतियों से प्रभावित नहीं होना चाहता हूँ। मैं तो अपनी नीतियों से पूरे के पूरे कांग्रेस को प्रभावित करना चाहता हूं। अगस्त 1918 में कांग्रेस में एक नया अध्याय विशेष अधिवेशन का जुड़ जाता है। बम्बई में हसन इमाम की अध्यक्षता में पहला विशेष अधिवेशन होता है। 1917 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन फेडरल एसोसिएशन की स्थापना किया था। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के मिलने का कारण यह था कि गरम दलिया के प्रखर विरोधी गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में ही हो चुकी थी। नेक्स्ट, तीसरा चरण गांधीवादी युग 1919 से 1947। देखिए, गांधी जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में वैश्य परिवार में करमचंद गांधी तथा पुतलीबाई की संतान के रूप में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका परिवार वैष्णव मतानुयायी था। गांधी जी के चरित्र पर इनकी माता पुतलीबाई, गीता तथा उपनिषद का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। गांधी जी अपने मैट्रिक की शिक्षा अल्फ्रेड कॉलेज से पूरी किए थे और कॉलेज की शिक्षा भावनगर कॉलेज से पूरा किए थे। 1888 में वे बैरिस्ट्री की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। लंदन जाने से पूर्व गांधी जी ने अपनी माता के सामने मांस मदिरा का सेवन न करने तथा स्त्री की तरफ आकर्षित न होने की शपथ ली थी। लेकिन जैसे ही वे ब्रिटेन पहुंचते हैं तो ब्रिटेनियों की तरह शानो शौकत करने लगते हैं। इसी समय इनका लूसी नामक महिला से इनका संपर्क हो जाता है और जब ये बैरिस्ट्री की शिक्षा तीसरी श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं तो ये बहुत उदास हो जाते हैं। लूसी ने इनको उदास देख करके विटमैन कविता की पंक्तियाँ लिखकर भेजा था। इसमें क्या लिखा था, आइए देखते हैं। ऐ दुस्साहसी आत्मा, मैं भी तुम्हारे साथ हो सकूं और तुम भी मेरे साथ हो सको,
उस गहरे सागर में प्रवेश किया जाए जहां आज तक किसी नाविक ने जाने का प्रयास नहीं किया हो। इससे यह पता चलता है कि लूसी इनको पसंद करती थी। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह गोकुलदास मकानी की पुत्री कस्तूरबा गांधी, जिसकी उम्र केवल 9 वर्ष थी, के साथ हो गया था। ये बाल विवाह का उत्तम उदाहरण है। लूसी जो इंग्लैंड में रह रही थी, उस लूसी की इच्छा थी कि गांधी जी ब्रिटेन में ही रुक जाएं। लेकिन अपनी माता के वचन का पालन करने के लिए 1891 ईस्वी में ये भारत वापस आ जाते हैं और अपने पिता की दीवानी राजकोट में वकालत शुरू कर देते हैं। गांधी जी सत्य के पुजारी थे और वे दलाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे सोचते थे कि मुवक्किल स्वयं उनके पास आए और अपनी समस्याएं कहे, जबकि वकील के पेशे में दलाली बहुत ज़रूरी था। इसके कारण गांधी जी असफल साबित हुए थे। इसके बाद वे बम्बई उच्च न्यायालय में पंजीकरण करवाते हैं, लेकिन यहाँ भी असफल साबित होते हैं। इसी समय इनकी मुलाकात मैडम ताहिरा से होती है। मैडम ताहिरा दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस गांधी जी को सौंपती है। 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस देखने दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के डबरन के न्यायालय में अपना पंजीकरण करवाते हैं। डबरन के न्यायालय में पंजीकरण करवाने वाले वे पहले भारतीय थे। इस दौरान गांधी जी को काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहाँ नस्ली भेदभाव प्रभावी था। चूँकि गांधी जी को जोहान्सबर्ग से विक्टोरिया जाना था, तो गांधी जी फर्स्ट बोगी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो फर्स्ट बोगी का टिकट इन्हें नहीं दे रहा था, क्योंकि गांधी जी सांवले थे। तो गांधी जी सारे रेलवे कानूनों का हवाला देने लगते हैं। जब गांधी जी सारे रेलवे कानूनों का हवाला देते हैं, तब इनको टिकट प्रथम श्रेणी का मिलता है। इसके बावजूद भी गांधी जी को बैठने नहीं दिया जाता है। जैसे ही ट्रेन जोहान्सबर्ग से रवाना होती है, तो बीच में एक मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन था, वहीं पर इनको उतार दिया जाता है। यहाँ इनको ठंडक के मौसम में रात बितानी पड़ती है। सन 1901 में गांधी जी जब भारत आते हैं और कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार व्यक्तिगत रूप से भाग लिए थे। 1902 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी फिर से चले जाते हैं। अब गांधी जी का वहाँ प्रथम सत्याग्रह होता है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह नाम पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ होता है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक अप्रवासी को अपना नाम, पता और अंगूठा लगा हुआ पत्र 24 घंटे अपने पास रखना होता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। इस आंदोलन में वे 151 सदस्यों के साथ जेल चले जाते हैं, जो बाद में 156 सदस्य हो जाते हैं। जेल को इन लोगों ने एडवर्ड का होटल की संज्ञा प्रदान किया था। यहाँ से गांधी जी ब्रिटेन चले जाते हैं और ब्रिटेन से वापस आते समय 1908 ईस्वी में जहाज़ में ही हरिजन नामक पत्रिका लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका अंग्रेजी में लिखी थी। 1908 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किया था। इसका नाम इन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा था। टॉल्स्टॉय आश्रम की ज़मीन अपने मित्र जर्मन वास्तुकार कोलिन बच से खरीदा था। टॉल्स्टॉय आश्रम को खरीदने के लिए जमशेद जी टाटा ने 25,000 रुपये का अनुदान दिया था। इसके अलावा कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हैदराबाद के निजाम ने भी अनुदान दिया था। टॉल्स्टॉय से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना किया था। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के दौरान पावेल नामक ईसाई गांधी जी के साथ था। अगला टॉपिक है विवाह पंजीकरण अधिनियम का विरोध। 1911 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विवाह पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भी विवाह
ईसाई पद्धति पर न हुआ हो उसको अमान्य माना जाएगा। इस विवाह से उत्पन्न संतान को अवैध माना जाएगा। इस आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी भी अन्य महिलाओं के साथ जेल गई थी। गांधी जी की सहायता के लिए भारत से गोपाल कृष्ण गोखले 1912 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ता है और अप्रवासियों को भी मतदान करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाने की छूट दे दी गई। 1899 ईस्वी में गांधी जी को बोअर युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी के कारण अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को बोअर पदक प्रदान किया था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इन कठिनाइयों से गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा था। इसीलिए गांधी जी को एक अच्छा नाई, धोबी, मेहतर, चिकित्सक, मोची कहा गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे, लेकिन वहां रुक करके काले गोरे का भेद मिटाने लगते हैं। इसे मिटाने में 20 वर्ष लगे थे। इसमें सफलता पाने के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी बम्बई आते हैं और यहाँ इनका भव्य स्वागत होता है। यहाँ से गांधी जी गुजरात चले जाते हैं और साबरमती में 150 एकड़ भूभाग पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और इसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा जाता है। इस आश्रम की स्थापना में प्रसिद्ध पूंजीपति अम्बालाला सोराभाई ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी अम्बालाला सोराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ रहती थी। अनुसुईया बेन ने ही गांधी जी को साबरमती का संत कहा है। गांधी जी जिस समय साबरमती आश्रम में रहते हैं उस समय होम रूल लीग आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं होते हैं। गांधी जी पहली बार हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले में जनता की भीड़ में जाते हैं। इस समय गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले प्रचारित कर चुके थे, इसीलिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। यहीं पर इनकी मुलाकात बिहार के राजकुमार शुक्ला से होती है और ये गांधी जी को चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।